वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पॉलिटिकल तथा फिजिकल डिवीज़न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस मैप में देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका की स्थिति कहाँ पर है। तो ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो पार्ट्स, ये आपका साउथ अमेरिका है। और ये जो है सो ये इक्वेटर से, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ये दक्षिण पार्ट्स में और कुछ भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में भी आता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इसका जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। जबकि ये पूर्ण रूप से यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर है। तो इसके पश्चिम साइड में इसकी स्थिति है। तो इस प्रकार इसकी जो स्थिति है वो आपका पश्चिमी गोलार्ध में पड़ती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व का 4th पोजीशन पर आता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से ये चौथा पोजीशन पर आता है दक्षिण अमेरिका। ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका दूसरा और ये पहला हो गया। तो पहला एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका और चौथा पोजीशन पर आपका दक्षिण अमेरिका आ जाता है। और वहीं अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये 5th पोजीशन पर आता है। तो पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पाँचवा ये पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से ये 5वां पोजीशन पर आ जाता है आपका साउथ अमेरिका। अब ये जो साउथ अमेरिका है ये पूरे धरातलीय भाग का 12% भाग को घेरता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग कि ये 12% भाग को घेरता है, पूरे धरातलीय भाग का। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखेंगे तो यहाँ से आपका 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से आपका 56 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, ये याद रखेंगे 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 56 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक इसका विस्तार पाया जाता है। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार जो देखेंगे आप लोग तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर आपका यहाँ तक आपका 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसके हम लोग देखेंगे इसके बाउंड्री में क्या-क्या कौन-कौन से चीज़ें हैं, कौन-कौन से स्थलाकृतियाँ हैं, देखेंगे हम लोग। तो इधर जो साउथ अमेरिका के पश्चिम साइड में यहाँ पे देखेंगे ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे प्रशांत महासागर, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है पश्चिम साइड में। पूरब साइड में देखेंगे तो ये अटलांटिक महासागर है यहाँ पे, ये साकार में जो है वो आप अटलांटिक महासागर है। इसके उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे कैरिबियन सागर है और इसके दक्षिण में साउथ ओशियन है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि इसके पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि एंग्लो अमेरिका क्या होता है और लैटिन अमेरिका क्या होता है। तो थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। तो ये जो देख रहे हैं देश उत्तरी अमेरिका में, ये कनाडा है और यूएसए है। तो ये दो देश जो हैं सो एंग्लो अमेरिका कहलाता है। ये याद रखेंगे, एंग्लो अमेरिका, ये हो गया आपका एंग्लो अमेरिका।
और ये जो मैक्सिको से लेकर यहाँ से देखेंगे, ये मैक्सिको से लेकर ये पूरा, पूरा का पूरा एरिया ये आपका लैटिन अमेरिका कहलाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ये आपका यूएसए और कनाडा जो है वो एंग्लो अमेरिका कहलाता है, जबकि मैक्सिको से लेकर आपका ये मैक्सिको हो गया, यहाँ पे आपका मिडिल अमेरिका हो गया, और ये वेस्ट वेस्ट इंडीज़ हो गया, और ये पूरा साउथ अमेरिका हो गया। ये सभी को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहलाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये लैटिन अमेरिका कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका से दक्षिण अमेरिका से जो है सो 2 प्रमुख अक्षांशीय रेखा गुजरती है। एक तो रेखा जो है वो ये वाला लाइन जो देख रहे हैं आप, ये इक्वेटर गुजरती है। यहाँ पे ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर गुजरती है आपका। तो दक्षिण अमेरिका में आपका ये इक्वेडोर कंट्री है। उसके बाद कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 देश से होकर ये आपका ये इक्वेटर गुजरती है। और दूसरा जो रेखा है, दूसरा जो अक्षांशीय रेखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इस महादेश से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा जो है वो आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर, ये 4 कंट्री से होकर मकर रेखा गुजरती है, जबकि 3 देश से होकर आपका विषुवत रेखा गुजरती है। और यहाँ पर देखेंगे कि ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है, ये ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जहाँ से दोनों रेखाएँ गुजरती है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहाँ से ये दोनों रेखाएँ गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा और दूसरा ये मकर रेखा। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। हम लोग अब देखेंगे इसका पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में देखेंगे। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो जैसे ही ये पनामा कंट्री एंड करता है, उसके बाद यहाँ से दक्षिण अमेरिका का शुरू हो जाता है। दक्षिण अमेरिकन कंट्री यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला देश है वो है आपका ये कोलंबिया। कोलंबिया ये देश हो गया आपका, ये कोलंबिया हो गया, जिसका राजधानी आपका देखेंगे तो ये बोगोटा है। ये भी याद रखेंगे कि बोगोटा इसकी राजधानी है कोलंबिया की। और कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं दोनों महासागरों, एक प्रशांत महासागर और दूसरा अटलांटिक महासागर से लगती हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो देश है वो आपका हो गया वेनेजुएला। ये देख रहे हैं आप, ये वेनेजुएला है, जिसका राजधानी आपका काराकास है। ये आपका राजधानी काराकास है। उसके बाद फिर उसी के ईस्ट में आप देखेंगे एक कंट्री है, ये आपका गुयाना, ये कंट्री है गयाना, जिसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद एक और कंट्री यहाँ पे है सूरीनाम, ये कंट्री है, इसका जो कैपिटल है वो पारामैरिबो है, ये भी याद रखेंगे, ये पारामैरिबो है। और यहाँ पे एक कंट्री है फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना जो है इस पर फ्रांस का अधिकार है, और फ्रांस का यहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना हुआ है, इस पर अधिकार फ्रांस का है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि इन देशों की जो राजधानियाँ हैं, सब राजधानियाँ जो है सो कोस्टल एरिया पर है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे आपका पारामैरिबो यहाँ पे है, यहाँ पे जॉर्ज टाउन है, यहाँ पे आपको काराकाश है। तो इस तरह से ये सभी देशों का जो राजधानियाँ हैं ये कोस्टल एरिया में है। उसके बाद कोलंबिया से थोड़ा-सा हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ एक देश है इक्वाडोर, जिसका राजधानी क्विटो है। उसके बाद यहाँ पर एक देश है, ये देश देख रहे हैं, ये पेरू है,
ये पेरू है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक देश है, ये बोलिविया है। पेरू की राजधानी यहाँ देख रहे हैं पेरू, इसकी राजधानी लीमा है, ये भी याद रखेंगे। और इक्वाडोर का राजधानी आपका क्वीटो है। और ये जो है सो ये बोलिविया है, इसका राजधानी जो है सो लापाज है। जबकि ये लापाज और एक राजधानी इसका बोलिविया का एक और है यहाँ पर, उसका नाम सुक्रे है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर एक देश है, ये पराग्वे है। ये कंट्री जो देख रहे हैं आप, ये पराग्वे है, इसका जो कैपिटल है वो असिंसियोन है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पतला सकरा पेटी है देश, सकरा लंबा देश, सबसे लंबा कंट्री ये है, समझ लीजिए वर्ल्ड का सबसे लंबी कंट्री ये चिली। इसका राजधानी जो है वो सैंटियागो है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद ये कंट्री देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये आपका हो गया अर्जेंटीना, और इसका राजधानी हो गया आपका ब्यूनस आयर्स। और एक छोटा कंट्री यहाँ पर देखेंगे, इसका ये कंट्री है यूरुग्वे, इसका राजधानी है मॉन्टेविडियो। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख लिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर एक देखेंगे कि एक द्वीप है, ये द्वीप का नाम है टेरा डेल फ्यूगो, ये भी याद रखेंगे। टेरा डेल टेरा डेल फ्यूगो, ये फ्यूगो, ये टेरा डेल फ्यूगो है। और ये टेरा डेल फ्यूगो और जो मुख्य भूमि है दक्षिण अमेरिका के, इसके बीच में एक स्ट्रेट है, वो मैगलेन स्ट्रेट है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे मैगलेन मैगलेन स्ट्रेट है ये यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर एक देख रहे हैं ये द्वीप, ये आपका फॉकलैंड है, ये जिस पर इसका अधिकार है आपका यूके का अधिकार है, इस पर यूके का अधिकार है। और यहाँ पर एक और द्वीप यहाँ पे है, ये यहाँ पर नहीं दिखाया है, यहाँ पर एक द्वीप समूह है, ये आपका सैंडविच द्वीप है। तो इस प्रकार दक्षिण अमेरिका के हम लोग पॉलिटिकल मैप के बारे में देख लिए, पॉलिटिकल सभी देशों की स्थिति के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग साउथ अमेरिका के फिजिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल डिवीज़न के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसको प्राकृतिक संरचना के आधार पर दक्षिण अमेरिका को 4 भागों में बांटा गया है। दक्षिण अमेरिका को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला, दूसरा हो गया पूर्वी उच्च भूमि, तीसरा हो गया मध्यवर्ती मैदान, और चौथा हो गया आपका पश्चिम तटीय मैदान। तो ये जो साउथ अमेरिका को देख रहे हैं, इसमें जो है सो माउंटेन रीजन जो है, वो जो पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेन एरिया जो है, वो आपका 24% पर फैला हुआ है। उसके बाद पूर्वी उच्च भूमि जो है वो 26% भाग में है, और मैदानी भाग आपका 40% पर, और वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है, मैदानी भाग है, वो 10% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सभी हम लोग देखेंगे कि इसके जो स्थिति कहाँ-कहाँ पर है, जैसे पश्चिमी एंडीज पर्वत कहाँ पे है। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये आपका एंडीज पर्वतमाला है। ये पूरा का पूरा लगभग 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये एंडीज पर्वत याद रखेंगे। तो ये एंडीज पर्वत हो गया। उसके बाद इसी के प्रशांत महासागर के सहारे ये जो भाग देख रहे हैं, ये तटीय भाग, ये मैदानी भाग है, पश्चिम तटीय मैदान है ये यहाँ पे आपका उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये भाग ये आपका पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ये आपका हो गया गयाना का पठार, और यहाँ पर हो गया ये आपका ब्राज़ील का पठार, और यहाँ पे आपका हो गया ये पैटागोनिया का पठार। तो
ये तीनों जो पार्ट्स है ये उच्च भूमि के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो ग्रीन कलर जो देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन कलर, और यहाँ पर भी ग्रीन कलर है, ये हो गया आपका मैदानी भाग। ये जो देख रहे हैं ये मैदानी भाग। तो इस प्रकार ये चारों जो स्थलाकृतियाँ हैं इस महाद्वीप के हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक-एक करके आप इसके पार्ट्स को देखेंगे, इसके फिजिकल पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला। पहला जो हम लोग देखेंगे वो पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन के बारे में देखेंगे। तो ये आप लोग देख लिए इस नक्शा में कि इसका जो विस्तार है वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है आप देखेंगे कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यहाँ पर देख लिए आप, उत्तर से आपका जहाँ वेनेजुएला से टेरा डेल फ्यूगो, यहाँ पर आप देखेंगे कि वेनेजुएला से यहाँ टेरा डेल फ्यूगो तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि यह पर्वतमाला जो है सो 7200 किलोमीटर लंबी है और एक नवीन मुर्दार पर्वत है। ये किस तरह का पर्वत है? तो नवीन मुर्दार पर्वत है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। यह केवल दक्षिण अमेरिका का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर एकांकागुआ, इस पर्वत श्रेणी पर बहुत सारे चोटियां हैं। जो प्रमुख चोटियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ नाम है ये, और ये यहाँ पे आपको यहाँ पर स्थित है। देखिए माउंट एकांकागुआ लिखा हुआ भी है। ये चिली और आपको अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। और इसी के ऊपर यहाँ पर एक और चोटी है, उस चोटी का नाम है आपका ये ओजस डेल सलाडो। यहाँ पर ओजस डेल सलाडो है। तो ये आपका सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ हो गया। फिर यहाँ पर आपका एक चोटी है ओजस डेल सलाडो। उसके बाद यहाँ पे पेरू में जाएंगे तो एक और चोटी मिलेगा। इस चोटी का नाम है आपका मिस्टी। ये मिस्टी माउंटेन यहाँ पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे मिस्टी है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपका इक्वेडोर में दो प्रमुख पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है आपका एक चिम्बोराजो। यहाँ पर एक चिम्बोराजो है, ये इक्वेडोर में चिम्बोराजो। और एक और यहाँ पर्वत है कोटोपैक्सी। और ये कोटोपैक्सी जो है तो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ये भी याद रखेंगे। कोटोपैक्सी जो है ये कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ये है। इस प्रकार हम लोग इसके ये देख लिए इसके प्रमुख चोटियों को। अब यहाँ पे एंडीज पर्वत पर स्थित बोलीविया का पठार है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बोलीविया जो कंट्री है, बोलीविया, यहाँ पर ये बोलीविया कंट्री है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। तो ये बोलीविया का पठार है जो अंतः पर्वतीय पठार है। और अंतः पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं? जो दो पर्वतों के बीच में, मान लीजिए यहाँ माउंटेन है, यहाँ भी माउंटेन है, तो ये बीच वाला भाग जो है सो इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहलाता है, मतलब अंतः पर्वतीय पठार कहलाता है। ये याद रखेंगे आप लोग। तो यहीं पर एक लेक है। ये लेक आपका, ये आपका बोलीविया और ये आपका पेरू, यहाँ पर बोलीविया और पेरू के जो बाउंड्री में है स्थित, वो उस झील का नाम है, उस झील का नाम है टीटीकाका झील। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है यहाँ पे टीटीकाका, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो याद रखेंगे टीटीकाका झील, ये याद रखेंगे। दूसरा जो फिजिकल डिवीजन है आपका वो है पूर्वी उच्च भूमि या पठार, ईस्टर्न हाईलैंड। ये दूसरा प्रकार है इसका। पहला आपका एंडीज पर्वत देख लिए, दूसरा पूर्व उच्च भूमि या पठार है।
तो पूर्वी उच्च भूमि या पठार को 3 भागों में बाँटा गया है। ये 3 भाग कौन-कौन हैं? तो ये देख रहे हैं आप, ये गुयाना हाईलैंड है या गुयाना का पठार है। उसके बाद ये ब्राज़ीलियन प्लेट्यू है, ये ब्राज़ील का पठार है। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे पे आप देखेंगे, ये जो देख रहे हैं, ये पूरा ये पैटागोनिया का पठार है। तो ये तीनों मिलाकर उच्च भूमि कहलाते हैं। यह पठारी भाग बहुत पुराना है। ये जो पठारी भाग आप लोग देख रहे हैं, ये पठारी भाग बहुत पुराना है। और ये तीनों का तीनों जो ये पठार देख रहे हैं, ये बहुत पुराना है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये गुयाना का पठार के बारे में क्या-क्या है, थोड़ा-सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसका विस्तार महाद्वीप के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये आप देख रहे हैं गुयाना। और ये जो गुयाना का पठार है आपका देख रहे हैं, आपको ये वेनेजुएला, आपका गुयाना, सूरीनाम, कोलंबिया, ये सब में फैला हुआ है ये पठार। और यह पठारी भाग बहुत पुराना और कठोर भूभाग है। और यहाँ पे और जो पठारी इलाका होते हैं, वो अक्सर जो है सो खनिज संसाधन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ भी बहुत तरह के खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा अयस्क, बॉक्साइट, सोना, हीरा, मैग्नीज, ये सब जो है खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। और यह पठारी क्षेत्र विषुवत रेखा के पास है। विषुवत रेखा यहाँ पे देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा के पास है। तो विषुवत रेखा के पास है, इसलिए यहाँ पे बायोडायवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस पठारी भाग में विश्व का इस पठारी भाग में जो है, इस पठारी भाग में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। उस जलप्रपात का नाम है आपका एंजिल जलप्रपात। एंजिल फॉल है, जिसका ऊंचाई आपका 979 मीटर है। ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला के कैरोनी नदी पर स्थित है। यहाँ पे कैरोनी नदी है, इसी पर ये जलप्रपात स्थित है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ब्राज़ील का पठार। ये ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपका जो है सो ये पूरा ब्राज़ील का पठार है। ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये पूरा ब्राज़ील का पठार है। तो ये इस पठारी भाग को ब्राज़ीलियन मैसिव भी कहा जाता है। ये जो पठारी भाग है, ये ब्राज़ीलियन मैसिव कहलाता है। और ये काफ़ी पुराना, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल का ये चट्टानें हैं यहाँ पे। और ये स्थिर और कठोर चट्टानें हैं। जबकि अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई अब कम होते जा रही है, लेकिन ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं यहाँ पे स्थित। और इस पठारी भाग में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लौ अयस्क प्रमुख है। इस पठारी भाग का ढाल जो है, ढाल आपका आपका दक्षिण पूरब में है इधर, और इधर उत्तरी पूरब में इसका ढाल है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग हाँ, अच्छा, इस पठारी क्षेत्र में जो है सो आपका 2 प्रमुख नदी निकलती है। एक जो है वो आपका ये पराना नदी यहाँ से निकलती है इधर से। और इधर से आपका एक नदी और निकलती है, इसका नाम है साओ फ्रांसिस्को नदी, जो ये आप यहाँ से निकलकर इधर बहती है, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तीसरा जो है वो उच्च भूमि है, वो है आपका पैटागोनिया का पठार। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लगभग अर्जेंटीना में फैला हुआ है ये पैटागोनिया का पठार, या पैटागोनिया का मरुभूमि भी इसको बोला जाता है। तो यह पठारी भाग जो है महाद्वीप के दक्षिण सिरे पर एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत इधर है पश्चिम साइड, और इधर अटलांटिक महासागर। तो इसके बीच में जो है सो ये पूरा का पूरा पठार फैला हुआ है। तो इस पठारी भाग को पैटागोनिया का मरुस्थल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इस पठार का विस्तार मुख्य रूप से
कहाँ पे कौन-सा देश में है? तो अर्जेंटीना में है, ये ध्यान रखेंगे कि अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार क्वेश्चन आता है कि पैटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो आप आंसर देंगे अर्जेंटीना। तीसरा जो फिजिकल डिवीज़न है, वो है आपका मध्यवर्ती मैदान या मिडिल प्लेन्स। तो ये मिडिल प्लेन्स जो है, मध्यवर्ती मैदान जो है, वो इसको 3 भागों में बाँटा गया है। जैसे यहाँ पे आपका ये गुयाना के पठार के पश्चिम साइड में आपका ओरिनिको मैदान है। यहाँ पे ओरिनिको नदी बहती है, उसी के सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बना हुआ है। यहाँ पे ओरिनिको मैदान हो गया। ये हो गया आपका अमेज़न मैदान, अमेज़न का मैदान, अमेज़न हो गया। और यहाँ पे आप जब देख रहे हैं नीचे में, आपको यहाँ पे पराना पराग्वे का मैदान तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये आपका मध्यवर्ती मैदान में आता है। तो इसको हम देखेंगे थोड़ा-सा थ्योरी के माध्यम से। तो यहाँ थ्योरी के माध्यम से जब देखेंगे, तो ये इस मैदान का विस्तार जो है, सो आप एंडीज़ पर्वतमाला, यहाँ पे एंडीज़ पर्वतमाला देख रहे हैं, और ये पूर्वी उच्च भूमि जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूर्वी उच्च भूमि, तो इसी के बीच में जो है सो ये मैदानी भाग स्थित है। और इस मैदानी भाग को 3 भागों में बाँटा गया है। 3 मुख्य भागों में बाँटा गया है आपका। आपका पहला जो है वो है ओरिनिको का मैदान। ये वाला जो देख रहे हैं, ये ओरिनिको का मैदान है। तो इस मैदान का जो निर्माण है, इस मैदान का निर्माण आपको ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। और यह उष्णकटिबंधीय मैदान है, क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा गुजर रही है, तो इसके पूरा ये आसपास वाला एरिया जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग कि इस कटिबंधीय मैदान को यहाँ पे लानोस कहा जाता है। ये याद रखेंगे, लानोस, यहाँ पे लानोस कहा जाता है। ये जो मैदानी भाग है, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? इस घास के मैदान को बोला जाता है लानोस, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका अमेज़न का मैदान। ये एरिया जो देख रहे हैं, ये अमेज़न और उसके सहायक नदियों के द्वारा ये मैदानी भाग है। और ये मैदानी नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। ये रेन फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा जो है सो पूरा अमेज़न का जंगल यहीं पे है, पूरा अमेज़न का जंगल यहाँ पे है। और इसको सेलवास कहा जाता है। यहाँ के अमेज़न के जो जंगल हैं, इसको सेलवास कहा जाता है। जैसे इस यहाँ पे देखेंगे कि इस विशाल मैदान का निर्माण जो है सो अमेज़न तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। और यहाँ घने वन पाए जाते हैं। यहाँ जो है सो घने वन पाए जाते हैं। इतने घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुँच नहीं पाती है। और यहाँ पे अनेक प्रकार के जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस मैदानी भाग में जो जंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलवास कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये अमेज़न नदी जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पेरू से निकलकर एंडीज़ पर्वतमाला से निकलती है, ये जो अमेज़न नदी है। और ये जाके आपको फिर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो यहाँ पे एक मंटारो जगह है, तो यहाँ से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। मंटारो, याद रखेंगे कि मंटारो से निकलती है। और यहाँ पे जहाँ पे वो गिरती है, उसका नाम है मकापा। तो एम से याद रखेंगे कि मंटारो से निकलती है और मकापा में जाके गिरती है, ये ध्यान रखेंगे। और एक नदी, इसका नाम मेडीरा है। ये मेडीरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो 3 एम याद रखेंगे। एक एम से उद्गम स्थान हुआ मंतारो। एक एम से आपको मकापा हो गया, जहाँ पे अपना जल गिराती है अटलांटिक महासागर में।
और एक एम से इसकी सहायक नदी है मदिरा, ये भी याद रखेंगे, ये मदिरा, ये इसकी सहायक नदी, ये 3M याद रखेंगे आप लोग। तो इस विशाल मैदान का जो है सो निर्माण अमेज़न तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है और यहाँ घने वन पाए जाते हैं जिसको सेलवास कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली नदी कौन होगी? तो पहली नदी नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है, ये याद रखेंगे। नील नदी जो अफ्रीका में है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी ये है। जबकि जल के आयतन के दृष्टिकोण से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये। इसका जो जल क्षेत्र है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, इसलिए ये विशाल नदी है विश्व की, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और इसका ढाल जो है सो उत्तर पूर्व की ओर है। हम लोग अभी देखें चित्र में कि वो अटलांटिक महासागर में अपना पूरब की ओर जल गिराती है। तीसरा आप जो देख रहे हैं वो है पराना पराग्वे का मैदान। इस मैदान का विस्तार जो है सो ब्राज़ील उच्च भूमि के दक्षिण में है। इस मैदान का निर्माण पर पराना, यहाँ पे पराना हो गया, ये पराना हो जाएगा, पराना, पराना। तो पराना और पराग्वे उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इस मैदान में स्थित जो घास के मैदान है उसको पंपास कहा जाता है। हम लोग फिगर में अभी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये एरिया, ये पराना पराग्वे का मैदान है, ये वाला पूरा ग्रीन वाला जो एरिया देख रहे हैं। और यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान है ये, इसको पंपास बोला जाता है, याद रखेंगे। शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास बोला जाता है। तो यहाँ पर एक याद करने वाला चीज़ यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो घास का मैदान जो है वो लानोस है। यहाँ पे जो घास का मैदान जो पाया जाता है यहाँ पे वो इसको बोले जाते हैं कैंपास। और यहाँ पे जो घास का मैदान है ये आपका हो गया पंपास, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर एक और घास का मैदान है जिसको ग्रैंड चाको के नाम से जानते हैं। तो ये 4 घास के मैदान को याद रखेंगे। ये हो गया लानोस, ये कैंपोस, ये हो गया आपको ग्रैंड चाको और ये आपका हो गया पंपास। ये तीनों, ये जो देख रहे हैं लानोस, कंपोस, ये सब हो गया आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये हो गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जबकि यहाँ पे जो मैदान जो घास का मैदान है उसको हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान कहलाता है, जो पंपास के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे। और यहाँ घने वन जो पाए जाते हैं उसको सेलवास कहा जाता है। यहाँ पे अमेजन में जो जंगल पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? सेलवास, ये याद रखेंगे आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। चौथा जो फिजिकल पार्ट्स है इस महाद्वीप का वो है पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो इस मैदान का विस्तार जो देख रहे हैं वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा तक फैला हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये माउंटेन जो है एंडीज माउंटेन के पश्चिम भाग में एक पतला सकरा मैदान देख रहे हैं आप लोग, तो इसी को पश्चिम तटीय मैदान बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं ये आपका पश्चिम तटीय मैदान हो गया। तो इस मैदान के मध्य भाग में अटाकामा मरुस्थल स्थित है, जो विश्व का शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके सेंटर पॉइंट पर इस मैदानी भाग के यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है। तो ये याद रखेंगे कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये अटाकामा मरुस्थल। और इस मरुस्थल भाग में नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान एरिका, विश्व का सबसे शुष्क स्थान यहाँ पे एरिका है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एरिका है। तो ये विश्व का सबसे शुष्कतम
स्थान है जो चिली में है, याद रखेंगे इसको, ये चिली में। इस प्रकार हम लोग संक्षिप्त रूप से दक्षिण अमेरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ लिए और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और विभिन्न तरह की जानकारी आपको मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और लाइक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेनी मेनी थैंक्स।